कैसे कैसे मिलती है मेरे पड़ोसी ने, इसलिए मैंने उस दिन से पड़ोसी से पूछना ही बंद कर दिया। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो क्या कहते, बेवकूफ, फालतू की बातें बस सोच, औकात में रहे, अपनी मौजे के अंदर रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे सिलेंडर थोड़ी मिलता है, एजेंसी लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा मिलती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिलती है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, ऊपर से चेक चेक लगाना है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी, भाग। अगर मेरे पड़ोसी आप होते तो शायद मुझे आप यही घटनाक्रम से नवाजते। तब से मैंने पड़ोसी से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है मेरा पड़ोसी कौन है। मेरे पड़ोसी में इतना सा भी, कितना सा करके बताओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, दिल को तसल्ली मिलेगी। मेरे जो जो कहोगे वो करोगे ना, भगवान कसम जन्नत नसीब होगी। करो ऐसा, करो ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, सभी को हिलाना जरूरी है। और थोड़ा हाथ ऊपर लाओ और बोलो, मेरे पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में, थोड़ा तेज बोलो ना यार भाई, बोलो, मेरे पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता, इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? क्या वो मेरा पड़ोसी होता? बात तो सही कही है आप, यस, सही कही है। अगर आपके पड़ोसी में इतना सा भी होता तो तुम्हारा कैसे होता? वो तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा साला है ही इसलिए कि दिमाग नहीं, और जिसमें दिमाग नहीं उससे पूछ रहे तरीका क्या है, और उसके बाद तरीका होता तो वो तुम्हारा पड़ोसी कैसे होता है? जिसमें कामयाबी का तरीका होता तो वो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा थोड़ी होता। मरीन लाइन पे उसका मकान होता है, बड़े पोश एरिया में उसका बंगला होता। तुम्हारा बेचारा है ही इसलिए कि साधारण आदमी है। मैंने पड़ोसी से नहीं पूछा, दिमाग से पूछा, तो दिमाग ने उत्तर दिया, इंडिया में फैमिली की परिभाषा गलत है। ए भैया थोड़ा सा वॉल्यूम खोलिए ना, मेरा गला पकड़ रहा, पता नहीं क्यों भाई। बोल सकते हैं है तो पूछ लीजिए उनसे, गला पकड़ने लगे। मैं दूर कर लूंगा माइक को, मैं एडजस्ट कर लूंगा, थोड़ा सा खोल दे, गेंद थोड़ी सी खोल देंगे तो हो जाएगा काम। गेंद खोलना थोड़ी सी, गला पकड़ रहा है। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, हाँ काम कर थोड़ा, हेलो हेलो, ठीक है अब ठीक है, विशल नहीं मारे वो मारेगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाओ भाई साहब के लिए, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने जब सोचा ना कि मुझे गैस का सिलेंडर बेचना है, तो मेरे दिमाग ने मुझे क्या कहा कि हिंदुस्तान में ना फैमिली की परिभाषा गलत है। यहां पर फैमिली किसको कहते हैं? हस्बैंड वाइफ है उसको भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हैं तो उनको भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के अगर 11 बच्चे हैं उनको फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के 11 बच्चे के साथ माँ बाप भी रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फैमिली। और इंडिया वाले क्या करते हैं? एक फैमिली को 2 सिलेंडर, 21 है तो 2 और 2 है तो भी 2। तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा साला उन लोगों को पकड़ेंगे जिनके फैमिली में 2 ही आदमी हैं और 2 ही सिलेंडर मिलते हैं तो उनके 1 बच जाता होगा। मैंने पूरे मोहल्ले का सर्वे किया, पता लगा लिया, पता लगा कि स्कीम बनाई लेडीज के लिए, स्कीम पे लिखा था खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदे जानने के लिए पूछे कैसे। पोस्टर बना दिया, पोस्टर में 2 छेद कर दिए, छेद इसलिए कर दिए कि हम अपने मुंह के आगे पोस्टर लगाएं तो हमें सब नजर आए, सामने वाले को कुछ नजर नहीं आए। 11 बजे तक का वेट करते थे, 11 बजे सारे अंकल ऑफिस चले जाते थे, दुकान पे चले जाते थे, फिर अकेली आंटी बसती थी, हम सीधा पोस्टर लेके पहुंच जाते थे, आंटी घंटी बजाते थे, आंटी बाहर निकलती थी, क्या है? तो हम पोस्टर खोल देते थे, आंटी पढ़ती थी हर महीने साड़ी, साड़ी सुनते ही मुस्कुराती थी। लेडीज में पता नहीं क्या खास बात होती है, चलते चलते बोलो साड़ी, रुक जाएगी, वो देखने लगते कि साड़ी के बारे में बड़ा क्रेज होता है ना साड़ी का। तो हर महीने, मैंने कहा पहले भी नहीं आ रही है, तभी चांस है, कैसे आएगी? मैंने कहा 2 सिलेंडर सरकार देती है, एक यूज कर लेते हो, एक का क्या करते हो? हम सरकार से लेते नहीं। मैंने कहा यही गलती कर रहे हो, सरकार से ले लो, हमें दे दो तो 100 रुपए का 150 रुपए। वो कहा ऐसे हो सकता है? मैंने कहा योजना चल रही है, नाम लिखाओ। और हमने 60 सिलेंडर इकट्ठे कर लिए। और वो बेवकूफ आदमी थे जिन्होंने 1 करोड़ में एजेंसी ली थी, हमारे तो दिमाग में चुटकी बजाई, एजेंसी हमारे पास। 60 सिलेंडर इकट्ठे हो गए, अब कहां बेचे? तो वहां सिलेंडर वाले के पास जाके खड़े हो जाते थे, वो किसी को 200 बोलता था, हम 250 बोल देते थे।
वो क्या कहाँ मिलेगा, हम सप्लायर से जाके मिला देते थे। हमारी इन्वेंट्री नहीं, गोडाउन नहीं, स्टॉक नहीं, और हमारे पास केवल पता था कि कहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ है। और 25 रुपए एक सिलेंडर पे कमाने लगे। जब सिलेंडर की एजेंसी वाले का मार्जिन एक सिलेंडर पर 10 रुपए था, तब हमारा 25। तगड़ा काम चलने लगा। और भाई साहब मैं 11वीं 12वीं में आया था ना, तो मेरी ना 2,500-3,000 रुपए पर मंथ की इनकम हो गई पार्ट टाइम। जब ना टीचर की बेसिक सैलरी 778 रुपए होती थी, 778, तब मैं कमाता था 2,500 रुपए। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास लूना थी, मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड। हम दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। ये हमारा रुतबा था 11वीं 12वीं क्लास का, टीचर से भी ऊपर। लेकिन पिताजी को कभी पता नहीं चलने देते थे। क्यों? हाँ, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, पिताजी को कभी पता नहीं चले दिया, चुप चुप के करते थे। और भाई साहब सिकड़ी पहलवान थे हम, हमारा वजन था 42 किलो, फिर भी पूरी स्कूल में हमारी चलती थी, क्योंकि हमारी जेब में हमेशा पैसा रहता था। जब लोगों की चवन्नी नहीं रहती थी, जब हमारी जेब में 2-2,500 रुपए रहते थे। स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश जो एक ही क्लास में 3-3 साल से कंसिस्टेंसी के साथ फेल हो रहे, वो सब हमारे मित्र थे, सारे हमारे मित्र। और वो क्योंकि उनके समोसे चाय का इंतजाम हम करते थे, तो हम ऐसे आगे आगे चलते थे। सारे बड़े बड़े पहलवान हमारे पीछे चलते थे, और सारे बड़े बड़े पहलवान क्या कहते थे, हुक्म करो सरकार। इन पैसों में कितनी पावर है तुम्हें पता ही नहीं है। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास है पैसे। हेलो, यस। ये पैसों की पावर समझना भैया। ये जब पैसा आता ना, तो सब कुछ एक दिन में मिटता हुआ, मतलब बनता हुआ आपको नजर आता है। ये पैसे की पावर है इस युग के पैसे की पावर। तो सब कुछ जीवन ऐसे करते करते मैं बीकॉम हो गया। बीकॉम होने के बाद मैं तो ठीक ठाक ही था, मेरा दिमागी लेवल भी ठीक था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी ना, मेरे को बीकॉम का एग्जाम रिजल्ट भी आ गया, एक दिन अचानक मुझे क्या कहते हैं, फटाफट तैयार हो जाना, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी है। 8 बजे बोल रहे हैं 8 बजे बोल रहे हैं, नौकरी फाइनल कर दी है, 750 रुपए मिलेंगे 12 घंटे के, और 10 बजे तुझे जाना है, तैयार हो जा फटाफट। पहले वाले पिताजी बड़े खतरनाक होते थे यार, पिताजी बड़े खतरनाक, कभी कभी शादी भी फाइनल करके आ जाते। पुराने वाले पिताजी को तो बहुत भारी पड़ते थे ना, वो ऐसे पूछते नहीं थे तेरे को करनी है कि नहीं करनी है, बस उनकी इच्छा है करवानी है तो करवानी। वो कभी भी किसी के साथ शादी वादी भी करवा देते थे। तो पिताजी बड़े जोरदार रखते थे, तो पिताजी ने मेरे को नौकरी भी कर दिया। मैंने कहा बाप रे, फंस गए। अब 12 घंटे के, साला 2,500-3,000 रुपए तो पार्ट टाइम ही कमा रहे, और ये 12 घंटे के मुझे 750 रुपए देंगे, उसको भी गर्व से बोल रहे हैं। मैंने कहा आज नहीं तो कभी नहीं, मुकेश कोठारी हिम्मत कर और पिताजी को बोल दे। तो मैंने लंबी सांस ली, छाती को फुलाया, 5 कदम पीछे किए। क्यों? बहुत इंटेलिजेंट आदमी, मतलब सुरक्षित जोन में आए ना कि लात वहां तक नहीं पहुंचे, साला अपन उसी हिसाब से सेट हो जाए पहले, ताकि गुस्सेबाजी में लात पड़ जाए तो चक्कर पड़ जाए। तो मैंने 5 कदम पीछे दूर किए और मैंने कहा पिताजी मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, नौकरी वाला जितना कमाता है उससे ज्यादा मैं पहले कमाता हूं। तो पिताजी को गुस्सा हो गया, उनका चल तेरा बाप हूं मैं, तू क्या गांव में करता है क्या मुझे पता नहीं है, ना कटा रहा है तू मेरी, तेरे पल पल की खबर है मेरे पास। अरे बड़ा हो गया है, कब सीरियस होगा, कल तेरी शादी करनी पड़ेगी, रिश्ते आएंगे, लड़की का बाप आकर पहला प्रश्न पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लैक करता है। पिताजी की तो समस्या ही कुछ और थी। पिताजी ने कान पकड़ा और सीधा नौकरी में डाल दिया। अब नौकरी करने लगे, हमें पता था कि अब नौकरी को तो हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो अब नौकरी तो करनी पड़ेगी। हम नौकरी करने लगे, अब मजबूरी का नाम, तो हम घूम कर रहे हैं काम, तो नौकरी करने लगे। नौकरी भी अलग तरीके से, सारे बच्चे जल्दी फ्री होते थे ना, तो उनका दिमाग एक ही जगह चलता था, अरे आज जल्दी फ्री हो गए, आज पार्टी करेंगे, आज जल्दी फ्री हो गए, आज चौराहे पे जाएंगे, चाय पियेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे और बड़े मजे से ऐश करेंगे बातें कर कर। उस जमाने में मैं उनको कहता था तुम ये ना करो, क्योंकि जो बनना है वहां जाना होगा। क्या बोलता था? जो बनना, बोलो 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 बोलो, आवाज कम आती है। जो बनना वहां जाना, जो बनना है वहां जाना। मैं क्या करता था, बॉस की केबिन में जाता था, बॉस मुझे एक्स्ट्रा काम बता देता था, जिसके पैसे भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिलते थे। वो कभी कभी बॉस अपना काम भी बता देता था, वो काम भी मैं फ्री में करता था, और सब लड़के मुझे मूर्ख समझते थे। वो कहते थे पागल आदमी, जिसका तुझे कोई कीमत ही नहीं मिल रही वो काम क्यों करता है। मैं उनको कहता था जो बनना है वहां जाना होगा। तुम्हें बॉस नहीं बनना है इसलिए तुम केबिन पे जा रहे हो, मुझे बॉस बनना है इसलिए मैं बॉस की केबिन में जा रहा हूं।
जो बनना है वहां जाना होगा। अगर खाना बनाना सीखना है तो किचन में जाना होगा। अगर खिलाड़ी बनना है तो मैदान में जाना होगा। अगर बॉस बनना है तो बॉस की केबिन में जाना होगा। और अगर आरसीएम का डायमंड बनना है तो आरसीएम की सेमिनार में आना होगा। जो बनना है वहां जाना होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास। और हुआ ये कि 7 साल के मेरे नौकरी के करियर में 750 रुपए से मैंने करियर चालू किया एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट, और डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में मात्र 7वें साल में मैं पहुंच गया। और 26-27 साल की एज में मेरी सैलरी हो गई थी 13,000 बेसिक। जिस समय टीचर की बेसिक सैलरी 3,000 थी, लेक्चरर की बेसिक सैलरी 7,000 थी, कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9, 10, 11,000 थी, तब मैं 13,000 रुपए पर मंथ कमाने लगा। सब कुछ जीवन में सेट, शादी हो गई, बच्चे हो गए, माँ बाप प्रश्न, पत्नी प्रश्न कि मैनेजर की वाइफ है, सब कुछ जीवन में ठीक ठाक चल रहा था। मेरे पास अपना खुद का स्कूटर अवेलेबल वेस्पा 150 NV, वो आज भी है मेरे पास। अभी मेरे पास जो मकान है ना भिलवाड़ा में, नया कंसेप्ट, वो 25 करोड़ रुपए का है। 25 करोड़ रुपए के मकान में मैंने स्कूटर का मंदिर बनाया हुआ। आप लोग भगवान का मंदिर बनाते हैं, हमने स्कूटर का मंदिर बना दिया। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं स्कूटर को प्रणाम करके निकलता हूं, क्योंकि वो एक ही स्कूटर है जिसने मुझे आरसीएम करने से मना नहीं किया, बाकी सब ने मना किया। स्कूटर इतना प्यारा था भाई साहब, एक ही किक लगाता सीधा स्टार्ट, चल भला कहां चलना है। बाकी सब लोग कहते थे क्यों चलूं, क्या होगा, क्या करेगा, क्यों जा रहा है, तू भी रुक जा, सब लोग रोकने के लिए। ये स्कूटर एक भी बार नहीं रुका। और ये स्कूटर को देखना, कोई आया मेरे घर पर, वो इतने सारे लोग आ चुके भिलवाड़ा में, और भैया जो नहीं आए हैं उनको मैं निमंत्रण देने आया हूं। आप आइए, भिलवाड़ा में आइए, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि मुकेश कोठारी घर में है कि नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। सीधा बिना बटन दबाए सीधा पहुंच जाओ वहां पर, है ना। तो कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं, वहां से सीधा सीधा साइन है, गेट पे जाओ और बोलो जय आरसीएम, अंदर खींच लेंगे आपको। जो जय आरसीएम बोलता है उसको अंदर खींच, 4 आदमी रखे हुए इसीलिए। फिर चाय नाश्ता भी वहां पर फ्री में, 150 रुपए का कोई चालान वहां पर नहीं करता, सब कुछ फ्री है ना। इसलिए आपको सबको आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। आइए आप, बहुत मजा आएगा आपको। और आपको सफर देखना, एक तरफ झोपड़ी बनी हुई है, हम एक एनालिसिस करते हैं कि ये एक ऐसी जिंदगी से लगाकर ये जिंदगी तक हम पहुंच जाते हैं। ये सब आपको विजुअलाइज होगा, और विजुअलाइज जब हम कर लेते हैं तो दिमाग कन्विंस हो जाता है, और दिमाग जब कन्विंस हो जाता है तो फिर वो किसी भाई जी की नहीं सुनता। हेलो, यस। इसलिए दिमाग को कन्विंस करो। हम ये साइंस बताएंगे सेमिनार में जैसे जैसे आगे जाएंगे। अब क्लियर हो गया, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। प्रश्न नंबर 1, 13,000 की सैलरी, कलेक्टर से ज्यादा। अभी उस समय के 13,000, अभी के 13,000 पौने 2 लाख रुपए पर मंथ के बराबर है। उस समय के 13,000, अभी के पौने 2 लाख रुपए, अगर आप इन्फ्लेशन को निकालें तो यह सब कुछ बराबर है। तो प्रश्न यह है, मैं सिस्टम में आया ही क्यों। मेरी अपलाइन मुझे लेकर आई आदरणीय प्रहलाद राय सर, एक बार ताली बजाइए उनके लिए। प्रहलाद राय सर हमारे मैनेजर साहब थे, और प्रहलाद राय सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग के पहले प्लान में लेकर आए। उनकी सैलरी थी 17,000। प्रश्न है, मैंने तो किया क्योंकि मैं तो बचपन से ही पागल था, हमारे बॉस ने क्यों किया। आप सोच रहे होंगे राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों एक ही कंपनी में थे, दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा। लेकिन हम दोनों की अपलाइन थे बेरुदा कारवा जी, जिनके पास कपड़े की 2 फैक्ट्रियां थी उस समय, वो उनके स्पॉन्सर थे। और उनके स्पॉन्सर थे आदरणीय बीसी छाबड़ा सर, जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर उस समय हुआ करता था। ये क्या आ गया भाई आफत कि सब कुछ चल रहा था तो आए क्यों। आज मैं वो राज की बात बताने आया हूं जो मैंने आज दिन तक किसी भी सेमिनार में अपने मुंह से नहीं बोली। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पूरी बात आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। और आपको जो बताया गया वो हमें बताया ही नहीं गया। आपको क्या बताया गया, निशन जी आपको क्या बताया गया, जो मैं बताता हूं, सीनियर साथी सुनना। आपको क्या बताया गया, एक कंपनी होती है, एक कंज्यूमर होते हैं, बीच में मिडिलमैन होते हैं। मिडिलमैन को हटा दिया जाता है, कंपनी से कंज्यूमर को मिला जाता है, 50% पैसा बच जाता है। 50% पैसा बच जाता है तो ये 50%
का पैसा कंज्यूमर को एक प्लान के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब आप माल को परचेज करें, माल को सेल करें और नेटवर्क को कायम करें, ये 3 काम आप करते हैं तो पहले वाइटल लेवल आते हैं, फिर रॉयल्टी के लेवल आते हैं, फिर टेक्निकल के लेवल आते हैं। 500 रुपए से इनकम चालू होती है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, डायमंड तक जाते जाते 25 से 40, 50 लाख की इनकम हो जाती है। और इसलिए हम काम कर रहे हैं। सच बताना, यही बताया कि नहीं बताया आपको? यस। हमें नहीं बताया गया, क्योंकि न तो उस समय डायमंड का लेवल था और नहीं किसी को इनकम आई थी। भाई आपको तो ये बताया कि इतने प्रोडक्ट होते हैं, उस समय प्रोडक्ट भी नहीं थे, पेंट पीस। तो हमें अगर ये बताते तो भी क्या निकलता है इसका? हमें ये नहीं बताया। हमें क्या चीज बताई गई वो आज आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। तैयार हो जाना। अपने जो पड़ोसी है उसके कंधे पर एक बार थोड़ा सा धीरे से ठपकाओ कि भैया तू सोना मत। करो अभी तो मजाक समझ रहे हो आप, ये साइंस है। करो कंधे पर, हाँ बोलो, अभी जगाते रहना, करो, हाँ, सबको जगाते रहना। अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, जिंदा लास्ट तक रहना। ये 3 बात मैं बताऊंगा, सेमिनार समाप्त होती हुई नजर आएगी आपको, और 3 बात में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहली बात मुझे बताई गई जब आरसीएम की पहली सेमिनार में आया, तो आया कैसे था? द को इंसिडेंस। जिनको भगवान अल्लाह ताला पे बिलीव है ना, वो जीवन में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। उन्हें पता है कि ये सृष्टि का निर्माता कौन है, ईश्वर, भगवान, अल्लाह। और ये पूरी सृष्टि पर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, ये कहां लिखे गए हैं? ऊपर। ये ऊपर से। इस धरती से पत्ता भी हिलता है ना, तो इसकी इच्छा के बगैर नहीं हिलता। और जिनको इस चीजों पे बिलीव है ना, इसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, लेकिन इसको जिस पर बिलीव है ना, वो आदमी जीवन में कितना संतुष्ट रहता है, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करना। अगर आप यहां आए ना, कुछ लोग गलत फहमी में है, मेरी इच्छा थी जो आ गए, तो तेरी इच्छा क्यों काम ही नहीं करती? भगवान की इच्छा थी कि तुम आ जाओ, इसलिए आ गए। तो भगवान, अगर अल्लाह नहीं चाहता कि तुम यहां आओ, तुम्हारी औकात है इतनी कि अल्लाह के सामने तुम बोलो कि मैं जाऊंगा? अल्लाह के पास कितने सारे तरीके, भगवान के पास क्या क्या है? बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, जन्म, मरण, युद्ध, पता नहीं क्या क्या चीजें, इतनी सारी चीजें जो है ना भगवान के पास है। और तुम अगर सोच लो जाना है, लेकिन भगवान कहता नहीं जाने दूंगा, तो भगवान साला कोई भी चक्र घुमाएगा और तुम्हें रुकना पड़ेगा। अभी भी कुछ लोगों को आपने इनवाइट किया होगा जो आज नहीं आए होंगे, यस और नो? यस। फतेह बोलो, यस और नो? यस। बहुत सारे लोगों को बुलाया था, नहीं आए। अभी मैं आया था ना, तो कुछ लोगों ने बाहर गेट पे ही खड़े टिकट लेके हाथ में, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। कोई नहीं आएगा। जहां आना था वो आ गया, जिसने भगवान ने कहा जा तो चला गया, जिसने कहा रुक जा, रुकना पड़ा। अब जो आप आने वाले थे ना, जिनका टिकट आपने ले लिया, अब आप ना गारंटी फोन करना, मीटिंग खत्म होते ही फोन करना, सर आप क्यों नहीं आए? वो क्या बोलेगा? सर मैं आने के लिए निकल चुका था, स्कूटर स्टार्ट भी कर दिया था, तभी पड़ोसी के घर में से आवाज आई, मैंने जाके देखा सर वो टपक गया। भगवान तुम्हें रोकने के लिए किसी को टपका भी सकते हैं भाई साहब। भगवान के पास इतनी पावर है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम साला क्या क्या करने गए थे और क्या हो गया तुम्हारे साथ। ये ताकत है, पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ एक्ट। अब क्या हुआ? मैं अपनी कंपनी में स्कूटर लेकर पहुंचा, पार्किंग में ब्रेक लगाया, मंडे का दिन, ये बात है अगस्त 2000 की। मंडे के दिन मैंने पावर ब्रेक लगाया, मेरा बॉस मेरे पीछे पीछे कार से आया और उसने मेरे पास जाके ब्रेक लगाया। दिस इज द को इंसिडेंट। ऐसा 1-2 साल में एक बार ही होता था, जब मैं और मेरे दोस्त बॉस एक ही पार्किंग में एक ही समय पे मिलते थे। बाकी ऐसा कोई इंसिडेंट, कभी 2 मिनट वो पहले आते, कभी 2 मिनट में बाद में आता, इंसिडेंट ऐसा नहीं होता था। लेकिन ऐसा इंसिडेंट हुआ, साला भगवान को क्या मंजूर, पता नहीं कि भगवान क्या परिकल्पना कर रहा है, हमें पता नहीं। मैंने ब्रेक लगाया, बॉस ने ब्रेक लगाया, बॉस ने कांच खोला, कांच खोल के बोला, बॉस मुकेश गाड़ी पार्क करके आता हूं, रुकना, तेरे से काम है। मैं खड़ा हो गया, मैं थोड़ा सीने को 5 सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया कि अपन भी आजकल छोटे मोटे आदमी नहीं है, बॉस को भी अब काम पड़ता है। मैं खुश हो रहा था, मैं खड़ा हो गया। बॉस थोड़ी देर में आया, उसने कहा भाई रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा सर क्यों नहीं आई नींद? अरे यार इतना दिमाग खराब हो गया, मुझे ना मेरी बेटी को ना पायलट बनाना है। क्या बनाना है? पायलट बनाना है। तो मैंने कहा सर वेरी गुड डिसीजन, पायलट 100% बनाना चाहिए आपको। क्या बनाना चाहिए? 25 लाख रुपए लगते हैं।
अभी तो 1 करोड़ रुपए लगते हैं, उस समय की बात बता रहा हूं। 25 लाख रुपए लगते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हो जाएंगे। यार क्या हो जाएंगे, 17,000 सैलरी है, रात भर कैलकुलेटर पे 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 कर रहा हूं, साला 25 के आसपास ही में नहीं आ रहा हूं, और तू कह रहा हो जाएगा। मैंने कहा सर हो ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई बॉस, अब क्या करेंगे आप? मेरे दादाजी सही कहते थे। मैंने कहा क्या कहते थे? मेरे दादाजी कहते थे, नौकरी तुझे मरने नहीं देगी,